चलिए, पिछले लेक्चर में आप लोग उतने ज़्यादा क्लास में प्रेजेंट थे नहीं, तो उस लेक्चर को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेशली और एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे क्यों बात कर रहे हैं? पहले तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, ये जो समतापी प्रक्रम होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है इसको तो पहले ही बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? कि भाई इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है। मतलब क्या? प्रेशर और वॉल्यूम में हम लोग चेंजेस करते हैं और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ताप नियत रहता है। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से क्यों? तो आपका एक सवाल ये भी तो हो सकता है कि वो क्या कंडीशन है जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसके लिए प्रतिबंध क्या है, क्या सीमाएं हैं इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस करवाने के लिए आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, ये कोई बर्तन है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर ऊपर में एक पिस्टन लगा हुआ है। अब ये गैस का अगर प्रसार होगा, गैस का अगर प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उस केस में क्या करेगा? आपका ये जो गैस होता है इस पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का देगा, इस तरीके से। मतलब ये काम किया, काम करने से क्या होता है? ये थक जाएगा। अब नहीं, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी या इसका टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बदलेगा तो आइसोथर्मल नहीं रहेगा। तो क्या करिए, ये जो एक्सपेंशन का केस है उसको धीरे 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 होने दीजिए। फायदा क्या होगा इससे? इतना टाइम आपके गैस को मिल जाएगा कि ये सराउंडिंग से उतना टेम्परेचर या उतना हीट ले पाएगा जितना वो लॉस किया है काम करने में। मतलब ये खाते रहेगा और काम भी करते रहे ताकि इसको भूख ना लगे, ये वाली स्थिति है, ठीक है। और इसी को अगर उल्टा कर दें आप ये कहते हैं कि हम गैस का अगर कंप्रेशन करेंगे, तो कंप्रेशन अगर आप करेंगे, संपीड़न करेंगे, तो क्या होगा? ताप उत्पन्न होगा, मतलब ताप बढ़ेगा ना इसका। तो ताप बढ़ना भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। समतापी प्रक्रम में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये जो संपीड़न आप करवाएंगे उसको भी बहुत धीरे धीरे करवाना है। क्यों करवाना है? ताकि यहाँ जो एक्सेस टेम्परेचर या ऊष्मा जो उत्पन्न होगी उसको उतना समय मिल सके कि ये वापस सराउंडिंग में चला जाए और इसका टेम्परेचर जितना है उतना बने रहे। तो क्या सीमाएं हैं इसकी? कंडीशन क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस होने का? आइसोथर्मल प्रोसेस करने का सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपका ये जो कंटेनर है या जो बर्तन है वो पूर्णतः सुचालक होना चाहिए। पहला क्या लिखेंगे आप कंडीशन? आइसोथर्मल प्रोसेस का पहला कंडीशन क्या लिखेंगे आप? कि जो बर्तन की दीवारें होती हैं वो पूर्णतः सुचालक होनी चाहिए, है ना। वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी कंडक्टर्स। दूसरा, ये जो एक्सपेंशन है यानी कि प्रसार है और संपीड़न है, ये दोनों प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए ताकि ऊष्मा या ताप नियत बना रहे। स्लो करवाना है प्रोसेस को, फास्ट नहीं करवाना है। बात समझ में आ गई? दोनों कंडीशन समझ में आया? पहला कंडीशन क्या लिखेंगे आप? बर्तन की दीवारें पूर्णतः सुचालक होनी चाहिए। दूसरा, प्रक्रम या संपीड़न या कहिए एक्सपेंशन यानी प्रसार, दोनों ही प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए ताकि अतिरिक्त ऊष्मा वातावरण को दी जा सके या वातावरण से ली जा सके। क्लियर हो गई बात? तो ये हमको समझ में आ गया सीमाएं क्या है इसकी या कंडीशन क्या है इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस करवाने की। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये भी हो सकता है कि इसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा।
जैसे आइडियल गैस आप लेते हैं तो आइडियल गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, 1 मोल ले लिए तो आरटी हो गया। आर कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है, फिक्स वैल्यू होता है इसका। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है। अब अगर इसी चीज को मैं इसके लिए पूछूंगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। तो क्या होगा? देखिए, आर कांस्टेंट होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है भाई ना, आदर्श गैस समीकरण है, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, आदर्श गैस समीकरण है ये। अब इसमें आर तो पहले से कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट हो गया, और आप खुद बोलते हैं कि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होते हैं। तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट या अवस्था समीकरण क्या होना चाहिए? पीवी बराबर कांस्टेंट होना चाहिए, और इस कांस्टेंट की जगह मैं यहां के लिख रहा हूं। मतलब अवस्था समीकरण पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आया। या मैं इसको ऐसा भी तो कह सकता था ना, P इज इक्वल टू के बाई वी, या मैं इसको ऐसा भी कह सकता था, P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी। नियत ताप पर, जहां ताप में परिवर्तन ना हो, उस प्रक्रिया में दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोगों ने नाम दिया था बॉयल्स लॉ का, शायद याद हो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है। इसके लिए कंडीशन क्या है? तो जो कंटेनर होगा इस प्रोसेस के लिए वो परफेक्ट कंडक्टर होना चाहिए, और दूसरा प्रसार या संपीड़न की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए, ताकि अतिरिक्त ऊष्मा या आवश्यक ऊष्मा वातावरण को दी जा सके या वातावरण से ली जा सके। फिर आपने पूछा कि इसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा। जैसे आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण PV इज इक्वल टू RT है, इसके लिए क्या होगा? तो आपने कहा PV बराबर K होगा। क्लियर है बात? और PV बराबर K से हमको ये पता चलता है नियत ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये कौन कहते हैं? बॉयल्स कहते हैं। यहां तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम कैसे बनाएंगे, इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनाएंगे। मैं यहां कर रहा हूं ना, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? पीवी डायग्राम की। देखिए, पीवी डायग्राम कैसे बनेगा। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, हाई प्रेशर है तो लो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, तो ये P1 हो गया, ये V1 हो गया। फिर लो प्रेशर है ना, ये लो प्रेशर है P2, तो वॉल्यूम होना चाहिए V2, तो ये P2 V2 हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया P1 V1। तो इसका जो ग्राफ होता है उसका नेचर, या जो कर्व बनेगा उसका नेचर हाइपरबोलिक नेचर का होता है, ये हाइपरबोलिक नेचर का होगा। अब अगर आप कहें कि चूंकि ये कर्व है या हाइपरबोलिक नेचर का है, तो इसका स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पे कितना होगा मान लेते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इस एंगल को आप लोग क्या बोलोगे? थीटा। ठीक है, स्लोप निकालना है, y/x निकालना है, स्लोप टेन थीटा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, या आइसोथर्मल के लिए समीकरण क्या होता है? PV बराबर कांस्टेंट। ठीक, तो dPV प्लस, वो मल्टीप्लीकेशन वाला डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं हुई है, PdV इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। अब dPV इज इक्वल टू माइनस PdV, तो dP बाई dV बराबर माइनस P बाई V।
ये y बाई एक्स बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा, यानी कि स्लोप। तो स्लोप कितना निकल के आया, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप होता है P बाई वी, भूलना नहीं भाई। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है आप पहले से जानते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको मैंने बता दिया, दो कंडीशन। फिर आपने पूछा कि इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, जैसे आइडियल गैस का ये है तो इसके लिए क्या होगा, तो मैंने बताया ये होगा। फिर इससे आपने बायल्स लॉ को रिवाइज कर लिया। फिर आप बोले भाई पीवी डायग्राम बताइए, तो ये होगा पीवी डायग्राम, हाइपरबोलिक नेचर होगा इसका। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप इसका माइनस पी बाई वी आएगा। यहां तक आपको पूरा पिक्चर क्लियर है और शायद आपके दिमाग में अब कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसा होगा, एक क्वेश्चन और पूछा आपने। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आउटलाइन डाल लीजिए। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या कहते हो, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ध्यान दीजिए, आदर्श गैस के केस में, या आइडियल जो गैस होता है, आदर्श गैस होता है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब इनके अणुओं के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्या रहेगा इसमें, केवल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे, तो देखिए इस केस में ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा हूं मैं, आदर्श गैस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, अणुओं के बीच में परस्पर अन्योन्य क्रिया नहीं होती, और नहीं होगी इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी बस होगा, मतलब आंतरिक ऊर्जा केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो आंतरिक ऊर्जा भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब डेल यू की वैल्यू 0। कंफ्यूज तो नहीं हुए क्या क्या बोल दिया मैं। आदर्श गैस की पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आइडियल गैस में नहीं होते, इसलिए इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज नहीं होता तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बना, आपका इक्वेशन बना डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। शायद आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा और आप इस चीज को समझ भी गए। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप गैस का एक्सपेंशन करेंगे आइसोथर्मली, आइसोथर्मली गैस का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, इसको देखिए मैं थोड़ा सा और इजी कर दूं। डेल डब्ल्यू को क्या लिखेंगे आप, पीडीवी। पिछले लेक्चर में आपने देखा है इसको, पीडीवी आता है, या पी डेल वी कह सकते हैं। तो एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब डेल वी पॉजिटिव है, तो डेल वी पॉजिटिव होने का मतलब डेल क्यू पॉजिटिव आया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हुआ ना भाई। इसका मतलब क्या होगा, अगर गैस आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन करने के लिए रिक्वायर्ड हीट एक्सटर्नल सोर्स दे देगा उसको, मतलब बाहरी स्रोत से ऊष्मा मिलेगा और उससे वो कार्य करेगा। और अगर कंप्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन करवाएंगे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होगा वो कहां चला जाएगा, सराउंडिंग को। कैसे, देखिए कंप्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम कम हुआ, तो डेल वी यानी कि डीवी का मान नेगेटिव, डेल क्यू का मान नेगेटिव। डेल क्यू नेगेटिव कहने का मतलब क्या, निकाय से
ऊष्मा जा रही होगी, निकाय ऊष्मा दे रहा होगा, सिस्टम सराउंडिंग को ऊष्मा देगा। कैसे? जब आप कंप्रेस करेंगे तो हीट जनरेट होगा, तो सिस्टम से कहां चला जाएगा? सराउंडिंग में। क्लियर हो गई बात यहां तक? शायद यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर। अब आपके पास एक क्वेश्चन और आया, अगर आपसे कोई पूछे या आप मेरे से पूछें कि स्पेसिफिक हीट कितना होता होगा, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना आइसोथर्मल प्रोसेस में, सी का मान कितना होता है? Q बाई एम डेल टी। डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, तो Q बाई 0 मतलब इनफाइनाइट। एक चीज और ध्यान रखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? और कुछ पूछने का मन कर रहा है? देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम क्या है, इसका स्लोप कितना निकलेगा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये आया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर हीट कौन देगा? सराउंडिंग देगा सिस्टम को। कैसे पता चला? डीवी प्लस में, यानी निकाय कार्य कर रहा है, सिस्टम कार्य करेगा और सिस्टम को हीट मिलेगा, ये पॉजिटिव हुआ। और अगर आप कंप्रेशन करेंगे तो ये नेगेटिव मतलब निकाय पे कार्य कर रहे हैं आप, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेंगे आप कंप्रेशन से, वो किसको चला जाएगा? सिस्टम से सराउंडिंग को, इसलिए ये भी नेगेटिव। क्लियर है? फिर आप मेरे से पूछे कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता दीजिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट आएगा। अब आपके दिमाग में एक बात और चलनी चाहिए, भाई ये वर्क डन कैसे निकालते होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। अब मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक? और आपसे मैं कुछ पूछते भी जाऊंगा, आप मेरे को बैठे बैठे रिप्लाई भी करते जाइए कि क्या पूछ रहा हूं मैं, उसका आंसर क्या होगा। चलिए, आप क्या निकालना चाहते हैं? क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या निकालेंगे आप? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन बस लिखता हूं ना, आइसोथर्मल प्रोसेस तो लिखा हुआ है। चलिए, अब बताइए इक्वेशन इज ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस क्या होना चाहिए या क्या होता है? शुरुआत यहीं से करते हैं, ठीक? चलिए शुरू करें कहानी। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, इसको निकालना है। इसके लिए आप एक कंटेनर इमेजिन कर लीजिए। ये है, आप इधर साइड में कर देता हूं क्योंकि उधर कैलकुलेट करूंगा मैं, तो साइड में देखिए ना, ये आपका कंटेनर है, ठीक है? और इसके अंदर आपने गैस फिल करके रखा हुआ है, और इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? अब हम जानते हैं कि गैस अगर अपने आप को एक्सपेंड करेगा तो वर्क डन करता है। तो वर्क डन का मान कितना होता है? तो आप तो पहले ही जानते हैं, dW इज इक्वल टू PdV आता है। क्लियर है बात? अब जब एक्सपेंड हो रहा होगा तो कंडीशन की बात करते हैं कि प्रारंभ में इसका प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 था, बाद में कितना हुआ? P2 V2 हो गया, तो वर्क डन किया होगा। मतलब आपका पिस्टन यहां से खिसक करके यहां आ चुका है, ठीक है? अब क्या करें? अब क्या निकलेगा? देखिए, प्रेशर लगाया था तो ये वर्क डन आ गया, वर्क डन किया मतलब पिस्टन ऊपर चला गया, तो प्रेशर P1 से P2 हो गया और वॉल्यूम V1 से V2 हो गया।
अब टोटल वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल प्रोसेस पे वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकाले तो dw कहां से कहां तक गए हैं, V1 से लेकर के V2 तक। शायद यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आप क्या जानते हैं या आपको क्या समझ में आता है, तो आप ये कहते हैं भाई हम लोग इसमें आइडियल गैस भर के रखे हैं ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या निकल के आता है, PV इक्वल्स टू nRT, या इसको आप कह सकते हैं कि P इज nRT बाई V। चलिए इस इक्वेशन नंबर 1 में P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो W कितना निकल के आ गया, देखिए ये हुआ V1 से लेकर के V2 nRT बाई V dV। इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, हल्का सा इसमें थोड़ा चेंजेस कर दीजिए, तो ये nRT, देखो भाई n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, क्या निकल के आएगा, V1 से V2 ये निकल के आ गया dV बाई V। ठीक, अब अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं आप, देखिए क्या बनेगा, nRT dV बाई V का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log V, V1 से लेकर के V2 तक। अब W की वैल्यू RT log V2 माइनस log V1, ठीक है, माइनस है लॉग में तो डिवाइड हो जाता है, nRT log V2 बाई V1। ये वर्क डन निकल के आ गया, वर्क डन निकल के आया, ठीक है, ये तो वॉल्यूम के टर्म पे है। इसी को प्रेशर के टर्म पे लिख सकते हैं क्या, प्रेशर के टर्म पे लिखूं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या लिखेंगे इसको, W इज इक्वल टू nRT log V2 है तो वहां P1 हो जाएगा, और V1 है वहां P2 हो जाएगा। क्यों भाई, आप लोग पहले ही बोल के रखे हो ना, ऐसा होता है उल्टा। उल्टा मतलब क्या, आयतन ज्यादा है प्रेशर कम होगा, है ना, आयतन कम है प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक, कोई डाउट नहीं, आगे चलिए। ये वर्क डन है आइसोथर्मल प्रोसेस में। यहां तक किसी को कोई भी डाउट शायद नहीं होगा, अगर हो भी रहा हो तो एक बार इसको फिर देख लीजिए आप, ठीक है, या होगा भी तो आप मेरे को जरूर बता सकते हैं और हम लोग आगे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लियर है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये पूरे आउटलाइन को याद रखना आप। यही सेम टू सेम वर्क हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी करके देखेंगे। जितना इसमें किया वो सब कुछ एडियाबेटिक के लिए भी करेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज जरूर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिए, और डाउट है तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।